कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। विक्रम को फ़ोन ने जगाया। उसने उठकर फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ ललित, क्या हुआ? सर, सीमा का फ़ोन आया था, वो सुबह ही हवेली पहुंची है। उसने बताया कि कुछ लोग हवेली में तोड़फोड़ कर रहे हैं। मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है। आपको अब बता रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आप आ जाना, ललित बोला। विक्रम उसी वक्त उठा और नहा धोकर जल्दी से कार उठाकर हवेली पहुँच गया। 4 लोग थे। पुलिस ने उन चारों को पकड़ लिया था। पुलिस ने उन चारों से पूछा, क्या करने आए थे, क्या चुराने आए थे? कोई कुछ नहीं बोल रहा था। विक्रम बोला, ऐसा करो, इन्हें हमारे हवाले कर दो। ऐसी पिटाई होगी कि अगले पिछले सभी जुर्म कबूल कर लेंगे। सर, हमें कोई ऐतराज नहीं, पर इतने छोटे चोरों को आप ले जाने लगे तो हम क्या करेंगे? इन्हें थाने ले जाने दो, ऐसी धुनाई करेंगे अपने आप बोलेंगे। हमारी पिटाई से तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं, पुलिस वाला बोला। उनकी बातें सुनकर एक बोला, मैं बताता हूँ जी, वो एक लड़की है ममता, उसे उठाने आए थे पर वो मिली ही नहीं। तुम्हें सुनील ठाकुर ने भेजा है? वो सारे डर गए। वो बोला, जी सुनील ठाकुर ने ही भेजा है। उसका पता बता, विक्रम बोला। एक चोर ने पता लिखकर दे दिया। पुलिस ने उन सबको पकड़कर ले गई। विक्रम ने सोचा कि ये इतनी आसानी से कैसे बता दिया। उसने सीमा, जो अंदर चेक करने आई थी, उससे पूछा, कोई चोरी तो नहीं हुई? नहीं, कुछ भी नहीं हिला हुआ है, सब अपनी जगह पर है। समझ नहीं आता कि वो क्या करने आए थे। वो मुझे पकड़ने लगे थे पर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया था। वो दरवाज़ा खड़काते रहे, फिर यहीं तोड़ फोड़ करते रहे, अंदर गए ही नहीं, सीमा बोली। विक्रम ने पता देखा, फिर ममता को फ़ोन किया, जो अभी हॉस्पिटल में ही थी। हेलो ममता, अपने गांव का पता भेजो, हम चिंटू को उनसे छुड़ा लाएं, और तुम अभी कुछ दिन वहीं रहना, कहकर फ़ोन बंद कर दिया। और उसने उस इलाके में अपने बंदे को फ़ोन किया और कहा, मैं आ रहा हूँ, एक बंदा है सुनील ठाकुर, उससे काम है। विक्रम अपना वकील अनिल और ललित को लेकर यूपी के मेरठ में एक छोटे से गांव में पहुंच गए। वहां के घर कच्चे थे और सड़कें भी कच्ची थी। पूरे गांव में बस एक ठाकुरों की कोठी ही पक्की थी। वो अपनी कार सीधा हवेली के गेट तक ले गया। उन्होंने गेट नहीं खोला। जब विक्रम के साथ आए वहां के पुलिस इंस्पेक्टर संजीव ने बताया तो उन्होंने सुनील से पूछकर गेट खोल दिया। वो लोग अंदर चले गए। सुनील ने सफ़ेद कुर्ते पायजामे के ऊपर नीले सूती जैकेट पहन रखी थी। उसने उन्हें आंगन में ही बिठाया और खुद भी आकर बैठ गया। उसने पूछा, कहिए कौन हैं आप लोग, यहाँ किस लिए आए हैं? देखिए, ये उस ट्रस्ट के मालिक हैं जिस अनाथ आश्रम में चिंटू रहता था। आप बिना एडॉप्शन के वहाँ के बच्चे को नहीं लेकर आ सकते हैं, विक्रम का वकील अनिल बोला। उसे मैं लेकर नहीं आया, अब आ गया है तो मैं उसे भेजूंगा नहीं। वो मेरा बेटा है, मेरे साथ ही रहेगा। तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले? सुनील रौब से बोला। देखिए, मुझे पता है कि उसे कौन लेकर आया है और वो अब जेल में है और अब बाहर आएगा भी नहीं। चिंटू को बुलाइए, मैं इनका वकील हूँ, अनिल बोला। मैं क्यों बुलाऊं? तूने कह दिया और मैं मान लूं? मैं तो अपने बाप की भी नहीं सुनता। तू चीज क्या है? जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं, मुंह उठाकर सुनील बोला। ए, तमीज़ से बात कर, तुझे पता नहीं है कि ये कौन है? तेरे जैसे 36 को ये जेब में लिए घूमते हैं, ललित बोला। तू चुप कर चमचे, जब मैं बोलता हूँ तो कोई बोल नहीं सकता। ये लोग दिख रहे हैं, मेरे एक इशारे पर तुम दोनों का नामो निशान मिट जाएगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कभी इस दुनिया में थे भी या नहीं। विक्रम अपनी शरारती मुस्कान बिखेरते हुए बोला। अच्छा, तू कितना कमज़ोर है ये इन लोगों को देखकर पता लगता है। तुझे बता दूं कि मुझे तेरी तरह इतने लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अकेला ही इन सब से या इन जैसे 10 औरों को ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि लड़ने के लिए लोगों की नहीं, जिगर की ज़रूरत पड़ती है। ऐ तेरी इतनी जुर्रत, तू मेरे सामने सुनील ठाकुर के सामने जुबान चला रहा है, कहकर उसने विक्रम को मारने के लिए हाथ उठाया। विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। फिर उसके गुंडे आगे आए तो ललित और संजीव उनके साथ लड़ने लगे। तब विक्रम जोर से बोला, अगर अब कोई भी हिला तो तुम्हारे इस ठाकुर की हड्डियां तोड़ दूंगा। सारे वहीं रुक गए और इन दोनों की तरफ देखने लगे। विक्रम ने ठाकुर की बाजी पीछे को घुमाकर पकड़ी हुई थी और उसका दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर था। सुनील बोला, कोई मत लड़ना, सब रुक जाओ। अब चिंटू को बुलाओ, विक्रम ने ठाकुर से कहा। जाओ कुत्तों, सुना नहीं तुमने, चिंटू को लेकर आओ।
सुनील बोला। उसके इस तरह के ताकतवर आदमी से कभी सामना नहीं हुआ था। एक आदमी अंदर जाकर चिंटू को ले आया। विक्रम अंकल को देखकर चिंटू उसके पास भागा आया। विक्रम ने एक हाथ से सुनील को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से चिंटू को उठा लिया। उससे पूछा, कैसा है तू? इन्होंने तंग तो नहीं किया? नहीं, मुझे मम्मी के पास जाना है, चिंटू ने ना में सर हिलाते हुए कहा। विक्रम सुनील से बोला, देख, अगर बच्चा चाहिए तो लीगल ढंग से ले, तेरा, इसका और ममता का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। ठीक आया तो या तो तू दोनों को रख या फिर कोर्ट के थ्रू फैसला होगा, और अगर इस तरह मार धाड़ से फैसला करना है तो तू हार गया, भूल जा बच्चे को, कहकर विक्रम ने बच्चा ललित को पकड़ा दिया। सुनील को लग रहा था कि उसकी बाजू टूट गई है। वो बोला, ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं करूँगा, पहले आप मुझे छोड़ दो। विक्रम ने उसे छोड़ दिया। उसने अपनी बाजू मलते हुए कहा, कहिए, क्या कहना चाहते हो? तुम शादीशुदा हो? हाँ, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी 3 बेटियां हैं, और अब वो माँ नहीं बन सकती, इसलिए मेरे बाप ने मुझे चिंटू को घर लाने दिया है, लेकिन वो ममता के लिए नहीं मानेंगे। सुनील ने बाह मलते हुए सारी कहानी सुना दी। कमाल है, अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि तुम अपनी पे आते हो तो बाप की भी नहीं सुनते, तो अब क्या है? तुम लोगों ने लड़कियों को खिलौना समझ रखा है। एक वो ममता जिसे बिन ब्याही माँ बनाकर मरने के लिए छोड़ दिया, वो अपने बच्चे के साथ रहना चाहती है तो वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। दूसरी तुम्हारी पत्नी, जिसे बच्चा पैदा करने की मशीन बना कर रखा है। ये चिंटू, पहले इसे कूड़े में मरने के लिए फेंक दिया, अब जब 3 लड़कियां हो गई तो तुम्हें अपना खून दिखने लगा। ये सब नहीं चलेगा। तुम कैसे कह सकते हो कि ये तुम्हारा बेटा है? तुमने डीएनए करवाया है क्या? हाँ, करवा कर ही यहाँ लाया हूँ, यूं ही किसी हरामी को थोड़े उठा लाता, सुनील बोला। विक्रम ने उसको थप्पड़ जड़ दिया। तुम जैसे लोग ही इन्हें हरामी बनाते हो। फिर विक्रम अनिल से बोला, इसे थोड़ा कानून समझाओ। अगर ममता अपनी सहमति से तुम्हें सौंप देती है तो और बात है, नहीं तो केस लड़ना पड़ेगा। मैं ममता का वकील हूँ और चिंटू को ले जा रहा हूँ। अब कोर्ट में पहले साबित करना कि ये तुम्हारा ही बेटा है, फिर कस्टडी मांगना, कहकर वो सारे चिंटू को लेकर वहाँ से जाने लगे तो सामने से सुनील के पापा आ गए। सुनील के पिता के साथ 20 के करीब गुंडे थे। उसके पिता ने सुनील से पूछा, कौन लोग हैं ये? मुन्ने को कहाँ ले जा रहे हैं? बाबूजी, ये लोग मुन्ने के आश्रम से आए हैं। ये कह रहे हैं कि मुन्ने को हम गैर कानूनी ढंग से यहाँ नहीं रख सकते, सुनील बोला। किसकी इतनी हिम्मत कि शेर सिंह ठाकुर के पोते को उससे छीन कर ले जाए? सुनील के पापा बोले। अभी बड़ी मुश्किल से आपके बेटे को समझाया है, अब आपको समझाएं। ऐसा कीजिए, हमारे जाने के बाद अपने बेटे से ही सब समझते रहना, विक्रम बोला। ये क्या बक रहा है तू होता कौन है? ये सूट बूट पहन कर ये मत समझना कि मुझे डरा लोगे। ऐसे कितने ही सूट बूट वाले मेरे जूते साफ करते फिरते हैं। फिर वो अपने बंदे से बोला, ऐ भूतनाथ, जरा लगा फ़ोन मिनिस्टर को, देखें ये कैसे ले जाते हैं, अभी गैर कानूनी को कानूनी बना देते हैं। भूतनाथ ने फ़ोन मिलाकर ठाकुर को दिया। वो बोला, नमस्ते साहब, ये क्या है? आपके राज में लोग हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे पोते को छीन कर ले जा रहे हैं। अरे, किसकी हिम्मत हो गई आपसे पंगा लेने की? लाओ मैं बात करता हूँ, मिनिस्टर का पीए बोला। ये लो सर की बात करा दो उनसे, बिजी बहुत हैं सर, पर आपका काम तो करना ही पड़ेगा, कहकर उसने फ़ोन मिनिस्टर को दे दिया। उधर सुनील के पापा ने फ़ोन विक्रम को पकड़ा दिया। हेलो, हाँ भाई, क्या दिक्कत है? मिनिस्टर साहब बोले। हेलो, मैं विक्रम बोल रहा हूँ, मैं सीबीआई ब्रांच दिल्ली से आया हूँ। इतना बहुत है कि और बताऊँ सर? विक्रम ने अपने स्टाइल में बोला। ओह सर, आप यहाँ हमारे राज्य में आए हैं, हमें पता ही नहीं चला। देखिए, ये शेर सिंह भी बेवकूफ़ है, आपसे पंगा ले रहा है, दीजिए इस कमीने को मैं समझाता हूँ। विक्रम ने फ़ोन शेर सिंह को दे दिया। वो बोला, हाजी मिनिस्टर साहब, क्या कह रहा है ये? अरे, बौरा गए हो क्या? आप जानते भी हो ये दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन है, उस पर ये सीबीआई में है। जानते हो ये कंप्यूटर का बादशाह है, ये अपनी अगली पिछली सारी करतूतें निकाल सकता है। इनसे भूल कर भी पंगा मत लेना, जो कहते हैं वो कर दो, चाय पानी पिलाओ और बिना कुछ कहे जाने दो, वरना तुम्हारे साथ मैं भी खतरे में पड़ जाऊंगा। मिनिस्टर की बात सुनकर शेर सिंह भी घबरा गया। उसने तो उसे अनाथ आश्रम का कोई अफसर समझ लिया था,
लेकिन सीबीआई का नाम सुनकर उसकी भी हवा सरक गई। उसने सुनील को थप्पड़ मारा और बोला, तुझे पता नहीं चलता? बकवास कर रहा है कि आश्रम से आए हैं? तुझे पता भी है कौन साहब हैं वो? फिर वो विक्रम के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, सर जी आप जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। ये बेअक्ल है, इसे कुछ पता नहीं है। ठीक है, मैंने इसे समझा दिया है, आप इससे पूछ लेना। अब हम चलते हैं, अनिल बोला। अरे सर जी ऐसे कैसे? आप बैठिए तो सही, कुछ सेवा करने का मौका तो दीजिए, शेर सिंह बोला। नहीं फिर कभी अपने इस नालायक बेटे को समझा दो, मेरे आश्रम में दोबारा बंदे ना भेजे, वरना इस बार ये बच नहीं पाएगा। आपका छोटा तो अंदर है ही, ये भी जाएगा। विक्रम ने चलते चलते रुक कर पीछे मुड़कर कहा। वो चिंटू को लेकर वापस आश्रम आ गए। आर्मी रेजिडेंस पुणे हॉस्पिटल से छुट्टी कराकर चीफ जूही को पुणे ले आए। जूही सब देखकर हैरान थी। वहाँ लिविंग रूम में उसकी माँ के साथ उसकी बचपन की फ़ोटो लगी हुई थी। वो माँ को देखकर रो दी। चीफ ने आकर उसे चुप कराया। जूही बोली, आपने हमें ढूंढा क्यों नहीं? कौन कहता है कि मैंने ढूंढा नहीं? मैंने बहुत ढूंढा पर तुम लोग मिले ही नहीं। मैं तुम्हें बहुत याद करता था। काश तुम्हारी माँ मिल जाती तो मैं उससे माफ़ी मांग सकता। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी माँ ऐसी है, वरना मैं तुम्हें कभी जाने ही नहीं देता। चीफ बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। सांप के गुजर जाने के बाद लकीर पीटने से क्या ही फायदा। चीफ ने उसे सारा घर दिखाया, फिर एक कमरे के पास जाकर बोले, ये है तुम्हारा कमरा। अंदर जाकर उन्होंने जूही का सामान वहाँ रखा। अच्छा अब तुम आराम करो, कहकर वो कमरे से बाहर आ गए। जूही ने अपना सामान सेट किया और आसपास देखा। उसे सब कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने सीमा को फ़ोन किया। हेलो सीमा, क्या कर रही हो? बस बैठी हूँ, तेरे बिना हवेली भी खाली खाली लगती है। तू चीफ साहब से बात करके यहीं आ जा, सीमा बोली। नहीं सीमा, उन्होंने मेरी और मैंने उनकी बहुत वेट की है, अब उनके पास ही रहना है, जूही बोली। तुझे सब याद करते हैं, सीमा बोली। मुझे भी दादी बहुत याद आती हैं, तुम सब भी बहुत याद आते हो, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। जूही विक्रम के बारे में सोचने लगी। उसने मुझे गले क्यों लगाया और ऐसा क्यों कहा कि वो मेरा वेट करेगा? क्या मैं उसे जानती हूँ? क्या हमारा कोई रिश्ता है? उसकी आंखों में जो प्यार था उससे तो ऐसा ही लगता था। जूही विक्रम को याद ही कर रही थी। उधर विक्रम चिंटू को लेकर आश्रम आ गया था। ममता अभी मुंबई ही थी, सो चिंटू को दादी के पास छोड़ा। फिर विक्रम बोला, दादी जी ये चिंटू को संभाल कर रखना। वैसे तो अब यहाँ कोई आएगा नहीं, अगर आ भी गया तो मैंने गेट पर सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए हैं, अब डरने की कोई बात नहीं है। वो कुछ देर बैठकर जा रहा था तो सामने से सीमा आ गई। उसने विक्रम को रोक लिया। सर मैंने जूही से बात की थी, वो पुणे चली गई है। ठीक है, कह रही थी कि अब वो वहीं रहेगी। ठीक है, जहाँ उसका दिल करे रह ले, मैं चिंटू को ले आया हूँ, संभाल लेना, कहकर विक्रम चला गया। सीमा हैरान थी, विक्रम इतनी जल्दी कैसे बदल गया? उसे जूही की फिक्र ही नहीं है। चलो अच्छा है, सोचकर वो भी अंदर चली गई। विक्रम घर आया। उसने राहुल को यूपी की सारी कहानी बताई। राहुल बोला, कोई नहीं, मैं संभाल लूँगा। तेरे लिए एक और मिशन है, तुझे स्पेशल मिशन के लिए पुणे जाना होगा। जितनी जल्दी हो सके निकल लेना। हेड ऑफिस से ऑर्डर आया है, तुम्हें पुणे ट्रांसफ़र कर दिया है। रियली पापा, यू आर ग्रेट, आप बहुत अच्छे हैं। आपसे अच्छा पापा कोई हो ही नहीं सकता। विक्रम राहुल को कसकर गले लगाकर बोला, अच्छा इतना अच्छा हूँ इसलिए छोड़कर जाना चाहता है? हमारी याद नहीं आएगी वहाँ? अब वही सब कुछ हो गई है, सिया बोली। ओ मम्मा, आप ये टिपिकल सास की तरह बात मत करो, मुझे पता है ये सब आपका ही किया धरा है, कहकर विक्रम सिया के गले लग गया। ओए, ये मेरी इकलौती बीबी है, इसे तंग किया ना तो तेरा पूरे ट्रांसफ़र कैंसिल करा दूंगा, समझे? राहुल सिया की वहाँ पकड़ते हुए बोला। ओके सॉरी, गलती हो गई मम्मा, थैंक यू, आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू, विक्रम ने दोनों को एक साथ गले लगाकर बोला। चल ठीक है, अब हमारी बहू को लेकर ही आना, पता नहीं कब मैं भी अपने पोते पोतियों को खिलाऊंगी, सिया मुँह बनाकर बोली। मम्मा टेंशन ना करो, एक बार उसे मना लूँ फिर पोते पोतियों की लाइन लगा दूंगा, संभालने मुश्किल हो जाएंगे, विक्रम ने मजाक करते हुए कहा। सिया उसे मारते हुए बोली, बेवकूफ़, ऐसा नहीं कहते। अगली सुबह विक्रम जल्दी उठकर पुणे जाने के लिए तैयार हो गया। पैकिंग उसने रात में ही कर ली थी। वो तैयार होकर नीचे आया। सिया और राहुल डाइनिंग टेबल पर उसका वेट कर रहे थे। विक्रम ने आकर दोनों के चरण छुए और बोला,
तुम दोनों मेरे पीछे से लड़ना मत। और हाँ मम्मा, अगर आपको ये तंग करें तो मुझे फ़ोन कर देना, उसी दिन आ जाऊँगा। और अगर इसने मुझे तंग किया तो, राहुल बेचारगी से बोला, तो आप भी मुझे फ़ोन कर देना। आप दोनों का मैं इकलौता वकील भी हूँ, इकलौता गवाह भी हूँ और इकलौता जज भी हूँ, विक्रम बोला। सिया बोली, जल्दी मिलने आ जाया करना, मेरा दिल नहीं लगेगा, कहकर वो रोने लग गई। राहुल ने उसे गले लगा लिया, उसकी भी आंख नम थी। मम्मा पापा, अगर आप रोओगे तो मैं नहीं जाऊँगा, मुझे उससे प्यार है, पर आप दोनों से ज़्यादा नहीं, कहकर उसने भी उन दोनों को बाहों में भर लिया। ललित विक्रम को एयरपोर्ट छोड़ने आया। वो दुखी था। वो बोला, सर मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा? तू ना सबका ध्यान रखना, ऑफिस के सारे काम कंप्लीट करना और हवेली का काम देखना, बाकी सीमा तो है ही। करीब शाम के 5 बजे वो पुणे पहुँचा। उसे आर्मी जीप लेने आई थी। उसे चीफ के सामने वाला घर दिया गया था। उसका काम आर्मी के कंप्यूटर्स को सिक्योर करना था। वो अपने घर में आ गया। उसकी हर चीज़ का ध्यान रखा गया था। उसे एक परमानेंट सर्वेंट मिला था। दोनों का घर आमने सामने था। जूही का बेडरूम का फेस करते कमरे को विक्रम ने अपना बेडरूम बना लिया। खिड़की के सामने जूही की खिड़की थी, जिससे जूही चलते फिरते दिख जाती थी। उसने अपना स्टडी टेबल खिड़की के पास रख लिया। वो चीफ से मिलने गया। उसे आस थी कि शायद जूही आकर दरवाज़ा खोलेगी, पर वो किसी नौकर ने खोला। उसे देखकर नौकर उसे अंदर ले आया। वो लिविंग रूम में बैठा था कि जूही अंदर से आई और उसे देखकर रुक गई। नमस्ते, आप वही हैं ना जिसने मेरी जान बचाई थी? आप यहाँ कैसे? जूही बोली। मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हो गया है, आज ही आया हूँ, कल से ज्वाइन करना है, विक्रम ने कहा। मैं भी ठीक हूँ, नई जगह है, मन नहीं लग रहा था, पापा से कहा है कोई काम दिला दे, जूही बोली। मैं यहाँ अकेला ही आया हूँ, मुझे एक असिस्टेंट की ज़रूरत है, तुम बनोगी मेरी असिस्टेंट? बोलकर विक्रम सोचने लगा कि जूही, अब जो भी हो जाए मैं तुम्हें अपना बनाकर ही छोड़ूंगा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, हाँ तुम सिर्फ मेरी हो। विक्रम जूही के लिए यहाँ आया था। प्यार में बहुत ताकत होती है। उस वक्त चीफ घर पर नहीं थे, सो जूही उसके साथ बैठकर बातें करती रही, पर उसने विक्रम के जॉब ऑफर का जवाब नहीं दिया। जूही, तुम्हें याद नहीं है, पर हमारा रिश्ता बहुत खास था। मन तो करता है तुम्हें याद दिला दूँ, पर डॉक्टर ने कहा था कि याददाश्त अपने आप आने देना, वरना दिक्कत होगी। तुम्हारे मामले में रिस्क नहीं ले सकता, पर तुम मेरी हो, तुम्हें अपना बनाकर ही छोड़ूंगा। वो बैठा एकटक जूही के मुंह की तरफ देख रहा था। कितनी बदनसीब है, ये मेरी है और ये बात इसे खुद को ही नहीं पता। जूही ने उसकी तरफ देखा, दोनों की आंखें मिल गई। वो उसकी नीली आंखों की गहराई में खुद की तस्वीर देखकर शर्मा गई। वो उठकर खड़ी हुई और बोली, मैं चाय लाती हूँ, कहकर वो उठकर चली गई। विक्रम उसे जाता हुआ देखता रहा। जितना मर्जी भाग लो, जिस दिन तुम्हें मेरा प्यार याद आएगा तुम मेरे ही पास आओगी। उसने वहाँ पड़े म्यूजिक सिस्टम को देखा। उसने अपने सर्वेंट को फ़ोन किया, सेखू, वो मेरी कार में सीडीज पड़ी है ना, उनमें से एक मोहब्बत है नाम की सीडी लेकर आना ज़रा। जी साहब, सेखू बोला। थोड़ी देर में वो सीडी दे गया। उसने म्यूज़िक प्लेयर में सीडी लगा दी। गाना सारे घर में गूंजने लगा। दिल की बातों को दिल सुन लेगा, तुम ये कहो ना कहो, वो प्यार छुपाना तो इन आँखों को खामोश रखो। विक्रम गाने में ही खो गया। जूही चाय लेकर आ गई थी। उसने चाय रखी और विक्रम से पूछा, लगता है आपको किसी से मोहब्बत है? इस गाने से लगता है कि आप उसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशी, मेरा दिल, मेरी जान, सब वो ही है। उसके बिना जीना मुश्किल था, इसलिए उसके पास आ गया। वैसे तुम्हें मैंने असिस्टेंट बनने का ऑफ़र दिया था, क्या हुआ? बात पसंद नहीं आई? विक्रम बोला। मैं कुछ नहीं कह सकती, पापा जैसा कहेंगे वैसा करूँगी। वैसे आप काम क्या करते हैं? जूही ने पूछा। ये क्या बताएंगे? मैं बताता हूँ। ये एक मशहूर बिजनेसमैन है। इनकी कई छोटी बड़ी कंपनीज हैं। ये इंडिया के अमीर लोगों में से एक है। इसके अलावा ये सीबीआई के सीक्रेट एजेंट है। उसी के तहत ये हमारी हेल्प करने यहाँ आए हैं। वेलकम मिस्टर विक्रम ओबराय। चीफ आते ही बोलने लगे। नमस्ते अंकल जी, पापा ने बताया कि आपने बुलाया है। क्या बात है, मैं सब कर तो गया था, विक्रम बोला। हम चाहते हैं कि तुम स्पेशल क्लास लेकर हमारे जवानों को भी ट्रेन करो कि कैसे क्या करना है। उन्होंने उसे चुप रहने का इशारा किया और जूही की तरफ देखकर बोले,
अच्छा गाना है, ये सीडी कब लाई? पापा ये मेरी नहीं है, ये विक्रम जी लाए हैं, कहकर जूही पापा के लिए चाय लेने चली गई। ओ कमीने, मेरे घर में आकर मेरी ही बेटी को पटा रहे हो? वो विक्रम के पास जाकर बोले। फिर दोनों हंस दिए। आप शायद भूल रहे हैं, ये पहले मेरी थी, आप तो बाद में आए हैं, विक्रम भी अपने स्टाइल में बोला। अच्छा बाबा, रात गई बात गई, अब ये मेरी बेटी है, इससे कैसे हाँ करवाओगे? जब तक इसे याद नहीं आता ये तुम्हें प्यार नहीं करेगी, चीफ बोले। अच्छा जी, चलो लगी शर्त, मैं जीत जाऊंगा, विक्रम बोला। उसे अपने दिल पर, अपने प्यार पर बहुत भरोसा था। नहीं भाई, शर्त नहीं लगानी, ये बात नहीं है कि मैं डर गया, बात यह है कि मैं भी चाहता हूँ कि तुम ये शर्त जीतो, चीफ बोले। जूही चाय लेकर आ गई। कैसी शर्त? ये किस शर्त की बात हो रही हो आप दोनों में? जूही बोली। कुछ नहीं बेटा, हम तो काम की बात कर रहे थे, चीफ बोले। हाँ, हम अपने काम की बात कर रहे थे, विक्रम बोला। पापा मैं यहाँ घूमी नहीं हूँ, मुझे ये जगह दिखा लाओ, मैं रोज कहती हूँ, आप लेकर क्यों नहीं जाते? जूही बोली। ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलना, मैं कल उन्हें काम देकर वापस आ जाऊँगा, विक्रम बोला। हाँ ये भी ठीक है, चीफ बोले। विक्रम ऐसा करना, तुम इसे कल आगा खान पैलेस दिखा देना, विक्रम बोला। ओके, जैसा आपको ठीक लगे। आगा खान पैलेस में क्या है? जूही ने कहा। ये एक म्यूजियम है, इसमें बहुत कुछ है देखने को, चीफ बोले। इसके अलावा कई ऐतिहासिक स्थान और भी हैं, जैसे शिवनेरी किला, लाल महल, राजगढ़ का किला और भी बहुत कुछ। एक दिन में सिर्फ एक जगह देख सकती हो, विक्रम ने बताया। हाँ मुझे किला ही देखना है, मुझे बहुत शौक है, मैंने कभी नहीं देखा, जूही बोली। चीफ ने विक्रम को आंखें निकाली। वो ऐसे मुँह हिला रहे थे मानो मन में गालियाँ निकाल रहे हो। विक्रम ने उनसे नजरें ही फेर ली। अगले दिन आर्मी हेड ऑफिस में जाकर उसने काम शुरू किया। उसने आर्मी अफसर के एक ग्रुप को कंप्यूटर ट्रेनिंग दी। 1 घंटे की ट्रेनिंग के बाद वो फ्री हो गया। उन्होंने तय किया कि वो रोज़ 1 घंटा इन्हें सिखाएगा। वहाँ से फ्री होते ही उसने जूही को फ़ोन किया। मैं आ रहा हूँ, तैयार रहना, आते ही निकल जाएंगे। वो घर पहुँचा तो जूही पहले ही तैयार थी। वो उसे लेकर लाल महल पहुँच गया। वहाँ से लाल महल ज़्यादा दूर नहीं था। उसकी नज़र बार बार घूमकर जूही की तरफ मुड़ जाती थी। कुछ देर में वो लाल महल पहुँच गए। विक्रम ने जूही को बताया, ये महल शिवाजी के पिताजी शाहजी ने 1630 में अपनी पत्नी और बेटे के लिए बनवाया था। असल इमारत लड़ाइयों के दौरान टूट गई थी। मौजूदा बिल्डिंग बाद में दोबारा रिपेयर करके बनाई गई है। जूही बड़े ध्यान से महल को देख रही थी, एक एक सामान को और वहाँ लगी पेंटिंग्स को वो ध्यान से देख रही थी। वहाँ शिवाजी की अपने माँ जीजाबाई के साथ सोने का हल चलाते हुए बहुत ही अद्भुत मूर्ति थी। उसे ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। वहाँ उन्होंने काफ़ी समय बिताया। फिर वहाँ से वो शनिवार वाड़ा गए। विक्रम उसे हर चीज़ के बारे में विस्तार से बता रहा था। उसने बताया, तुमने बाजीराव मस्तानी की कहानी सुनी है? ये उन्हें बाजीराव ने बनवाया था। शनिवार को इसकी नींव रखने के कारण इसका नाम शनिवार वाड़ा रखा गया। इसमें बाजीराव अपनी माँ, दोनों पत्नियों काशीबाई और मस्तानी और उनके बच्चों के साथ यहीं रहते थे। जूही बहुत ही मन से हर चीज़ देख रही थी और विक्रम उसे देखे जा रहा था। वापस आते आते उन्हें शाम हो गई थी। दोनों कार से वापस आ रहे थे। जूही बाहर देखने में मस्त थी। उसने पूछा, आप कल अपने प्यार के बारे में बता रहे थे, क्या आप मुझे अपनी स्टोरी बताएंगे? अगर नहीं बताना चाहते हैं तो रहने दीजिए। नहीं नहीं, क्यों नहीं, ज़रूर बताऊंगा। असल में मैं उसे तब से प्यार करता था जब हम पहली बार मिले, पर वो मुझे बचपन से चाहती थी, जब हम एक साथ किडनैप हुए थे। विक्रम ने जानबूझकर ये किस्सा छेड़ा क्योंकि उसे पता था कि जूही को विक्की आज भी याद है। उसने किडनैप शब्द पर जोर दिया और इसका असर ये हुआ कि जूही एकदम से हैरान होकर उससे बोली, आपका भी बचपन में किडनैप हो गया था? हाँ, तुम्हारे साथ ही तो हुआ था। हम बहुत छोटे थे इसलिए तुम्हें याद नहीं। तुम्हारी पिछले 2 साल की याददाश्त तुम भूल गई हो, उसी में तुम मुझे भी भूल गई हो, विक्रम बोला। क्या? लेकिन तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं कैसे विश्वास करूं? जूही बोली। विक्रम ने एक नया फ़ोन दिया उसे। वो बोला, तुम्हारा फ़ोन उन लोगों ने तोड़ फोड़ कर कहीं फेंक दिया था। मैंने तुम्हारे नंबर से तुम्हारा सारा डाटा निकाल कर इस फ़ोन में भर दिया है, तुम चेक कर सकती हो। जूही फ़ोन चेक करने लगी। उसने उसमें देखा कि पिछले 2 सालों में बहुत से लोग ऐसे मिले जिनके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है। वो विक्रम के साथ अपने रिकॉर्ड्स देख रही थी। वो हैरान थी कि उसने कुछ दिनों में सबसे ज़्यादा बात सिर्फ विक्रम से की थी।
पर इससे ये पता नहीं चल रहा था कि उसका और विक्रम का कोई रिश्ता था। उसने विक्रम की तरफ देखकर कहा, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो तुम कह रहे हो। विक्रम ने फ़ोन देखा तो उसे याद आया कि उन्होंने खुद ही तय किया था कि वो फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं रखेंगे जिससे विक्की को शक हो जाए। आज पहली बार विक्रम को अपने किए पर अफसोस हो रहा था। उसने जूही से कहा, हाँ मैं तो भूल ही गया था, मैंने खुद ही तुम्हें नकली विक्की से बचाने के लिए ये सब किया था। मुझे डर था कि उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता न चल जाए, पर मेरी किस्मत ही खराब है। जूही, ये सच है कि तुम मेरी हो शुरू से ही। वो जो बचपन का विक्की था ना, वो मैं हूँ, विक्रम बोला। क्या? पर उसकी आंखें काली थी। देखिए, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं मानती हूँ कि आप मुझे पसंद करते होंगे और आपको सीमा से ये सब पता लग गया होगा, लेकिन मेरी याददाश्त का फ़ायदा उठाकर ये सब कर रहे हैं। सॉरी, पर मैं सिर्फ विक्की से प्यार करती हूँ, जूही बोली। क्या फ़ायदा उठाना? और मैं? तुम मुझे जानती नहीं हो, तुमने पहले भी यही बातें कहकर मेरा दिल दुखाया था। फिर तुम होश में आते ही मुझसे माफ़ी मांगती रही, फिर मैंने तब भी तुम्हें माफ़ कर दिया था। पर जूही, बोलने से पहले सोच लेना, इस बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, कहकर विक्रम ने कार फास्ट कर दी। हर बार मैं ही क्यों गलत साबित होता हूँ? इसलिए क्योंकि मैंने इसे प्यार किया है और मैं हर बार इसके पीछे आ जाता हूँ। नहीं, अब और नहीं। जूही विक्रम की बात सुनकर बोली, आप क्या हर लड़की से ऐसे ही बर्ताव करते हो? आपकी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है मुझे, बस आगे से आप ऐसा मत कीजिएगा। मैं आपकी जो थोड़ी बहुत इज्जत करती हूँ उसे रहने दीजिए। विक्रम को गुस्सा आ गया, उसने कुछ नहीं कहा और कार तेज करके घर पहुँच गया और जूही को कुछ भी कहे बिना उतर कर अंदर चला गया। जूही ने भी कोई रिएक्ट नहीं किया। वो मन में सोची, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मैंने क्या लेना है तुमसे, खुद ही भागे आए हो मेरे पीछे। सोचकर वो अपने घर आ गई। विक्रम आकर नहाने चला गया। सेखू ने चाय पूछी तो उसने साफ मना कर दिया। उसका मूड नहीं था कुछ खाने का, उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। जूही की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों इस जूही के लिए पागल है। इसके लिए वो अपने माँ बाप को छोड़कर आ गया और ये हर बार मेरी बेइज्जती करती है। मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ, बस छोड़ दिया हाथ से। तुम मेरे लिए कोई नहीं है। जूही को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मस्त अपना नहा धोकर आराम करने लगी। उस दिन के बाद विक्रम ने सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया। उसने दिन में 2 क्लासेस लेकर अपना काम खत्म करने की सोची। वो कोशिश करता कि जूही से उसका सामना ना हो। चीफ को भी कुछ शक हुआ। उसी ने विक्रम से पूछा, विक्रम क्या बात है, आजकल हमारे घर नहीं आते? बस अंकल, काम में बिजी हूँ। इतना क्या काम है, जूही से लड़ाई हो गई क्या? चीफ ने पूछा। नहीं जी, कहकर वो चुपचाप अंदर चला गया। जूही, एक बात पूछूं, तुम्हारी विक्की से कोई लड़ाई हुई है क्या? वो अब पहले की तरह यहाँ नहीं आता, बात भी नहीं करता। उसके चेहरे पर वो पहली वाली हंसी भी नहीं देखी। कोई और ही बंदा बन गया है। हमेशा हंसने मुस्कुराने वाला विक्रम अब ऐसा हो गया है मानो कभी हंसता ही नहीं हो। मुझे उसकी चिंता हो रही है। मैंने उसे यहाँ बुलाया था, अगर उसे कुछ हो गया तो मुझ पर बात आएगी। जूही, तुम उससे बात करके देखो, चीफ बोले। पापा, मुझे उससे क्या लेना देना, यहाँ आए या ना आए, वो हंसे या रोए, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। वो खुद को पता नहीं क्या समझता है, गलती भी वो करे और नाराज़ भी वो हो, ऐसा थोड़े ही चलता है। जूही बोली। ओह, तो तुम दोनों की लड़ाई हुई है? ऐसा क्या हुआ जो तुम इस तरह की बात कर रही हो? क्या गलती की उसने? वो ऐसा तो नहीं है जो ऐसा काम करे। तुम्हें शायद पता नहीं है, पूरी दिल्ली में या इंडिया में ही कह लो, इससे परफेक्ट आदमी कोई नहीं है। चीफ बोले। पापा, होगा वो परफेक्ट, मुझे उससे मतलब नहीं। आप ही बताओ। वो मुझे कहता है कि वो मेरे बचपन का प्यार विक्की है। क्या ये हो सकता है? जबकि मुझे पता है कि विक्की की आंखें काली थी, इसकी नीली हैं। मैं मानती हूँ कि मेरी याददाश्त चली गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मुझे अपने जाल में फंसा लेगा। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं। इसे सीमा से किडनैपिंग के बारे में पता चल गया होगा, उसी बात के कारण मेरा विक्की बन गया। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है। जूही गुस्से से बोली। ऐसा वो लगता तो नहीं है बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इसे लड़कियों की क्या कमी है जो तेरे साथ ऐसा करेगा? अगर ये कहता है कि ये विक्की है तो ये वही होगा। ये झूठ नहीं बोल सकता। बेटा देखना, कहीं पत्थर समझकर हीरा ना गंवा देना, चीफ बोले। पर जूही ने ना समझना था, वो ना समझी।
चीफ ने दोनों से कई बार बात की पर दोनों ही अपनी बात पर अड़े रहे। विक्रम ने भी सोच लिया था कि वो इसे माफ़ नहीं करेगा और जूही तो माफ़ी मांगने को तैयार ही नहीं थी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।